कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। मैंने 13 जुलाई 2022 को लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मेरी इनसे आखिरी मुलाकात 4 साल कबल 2018 में हुई थी। पैनामा केस चलना शुरू हुआ, ये डिस्क्वालीफाई हुए, गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। मैं इनसे मुलाकात के लिए अडयाला जेल गया। ये इनसे आखिरी मुलाकात थी। ये इसके बाद कोट लखपत जेल में शिफ्ट कर दिए गए और फिर इनसे मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और 19 नवंबर 2019 को ये लंदन चले गए। मैं इस दौरान लंदन नहीं आ सका। ईद के दूसरे दिन अचानक प्रोग्राम बना, मैं लंदन आया और मेरी अगले दिन इनसे मुलाकात तय हो गई। मियाँ साहब से मुलाकात सेंट्रल लंदन में इनके दफ्तर में हुई। इनके लहजे की शुगुफ्तगी कायम थी, मजाक भी कर रहे थे और अपने मखसूस शर्मीले अंदाज से हंस भी रहे थे, लेकिन इनकी सेहत और जज्बात दोनों मांग थे। गले में खराश सी थी और इन्हें सुनने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। हुसैन नवाज ने बताया इनका इलाज चल रहा है, प्रोसीजर भी हुए हैं, लेकिन दिल के अवारिज और गुर्दे और मसाने के मसाइल अभी तक मौजूद हैं। मुझे 3 घंटे इनके दफ्तर में गुजारने का मौका मिला। मुझे महसूस हुआ 3 वाकयात ने इनके जहन और रूह पर गहरे असरात छोड़े हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और वालदा के इंतकाल और जुलाई 2018 में मरियम नवाज की इनके सामने गिरफ्तारी। ये 10 सितंबर 2018 को बेगम साहिबा से फोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट ने इन्हें टेलीफोन की इजाजत नहीं दी थी। और यूं 11 सितंबर की सुबह 11:15 बजे बरतानवी वक्त के मुताबिक बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। मियाँ साहब को आखिरी मरतबा बात न करने का कलक है। इनका ख्याल है जेल हुक्काम को इमरान खान ने रोक दिया था। इन्होंने उस जमाने में कहा था अल्लाह ताला किसी को कम ज़र्फ दुश्मन न दे। ये अपनी वालदा को लहद में भी नहीं उतार सके थे। इन्हें इसका भी दुख था और 13 जुलाई 2018 को पुलिस ने इनके सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया था। ये वाकया भी सानेहा बनकर इनके दिल और दिमाग में सख्त हो गया और ये अभी तक इन तीनों वाकयात के असरात से बाहर नहीं आ सके। ये मुल्की हालात के बारे में परेशान थे। इनका कहना था हमने 75 साल बर्बाद कर दिए, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, हमें मुल्क में कानून और आईन की हुक्मरानी कायम करना होगी, इसके अलावा कोई चीज़ मुल्क को नहीं बचा सकती। इनका कहना था हमें यह फैसला भी करना होगा कि मुल्क के असल इख्तियारात किसके पास हैं। मुल्क में जब 3 अथॉरिटीज़ होंगी, सदर और आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ जस्टिस भी इंतजामी फैसले करेंगे और वजीर आजम सिर्फ मार खाने के लिए होगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। इनका कहना था वजारत उज़्मा क्या है और इंसान इस बे इख्तियार ओहदे के लिए इतनी मार क्यों खाए। वहां इनके छोटे साहिबजादे हसन नवाज भी बैठे थे। मियाँ साहब ने इनकी तरफ इशारा करके कहा मुझे इससे तनख्वाह ना लेने के जुर्म में डिस्क्वालीफाई किया गया। हसन नवाज ने लुकमा दिया और वो कंपनी भी 2013 में ख़त्म हो गई थी। मियाँ साहब का कहना था मैं 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद यहाँ लंदन में बैठा हूँ, क्या मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए था। मियाँ साहब ने तस्लीम किया कि मैं चाहता था इमरान खान अवामी दबाव के जरिए फारिग हों, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ा। मैं नए इलेक्शन चाहता था, हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो हमारा ख्याल था अदालत नजरिया ज़रूरत के तहत नए इलेक्शन का ऐलान कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली तोड़ने का फैसला रिवर्स कर दिया और यूं हमें 11 अप्रैल को हुकूमत बनाना पड़ गई। मैं हुकूमत बनाने के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता था। हम 11 मई को यहाँ इकट्ठे हुए और हमने फैसला किया मियाँ शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे। कौमी असम्बली इसके बाद बेशक नया वजीर आजम चुन ले या फिर असम्बली टूट जाए। शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार हो चुकी थी। मैंने उनको टोक कर कहा वजीर आजम ने 19 मई को इस्तीफ़ा देना था। वो इस सवाल पर खामोश रहे और अपनी बात जारी रखी, लेकिन इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो मैंने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहा हम हुकूमत जारी रखेंगे, हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, इलेक्शन अब अगले साल ही होंगे। और यूं हम डट गए। मैंने पूछा अगले इलेक्शन कब होंगे। इनका जवाब था अगस्त 2023 में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, हम इससे कबल मईशत को ट्रैक पर लाएंगे। मियाँ साहब बार बार मुझसे पूछ रहे थे आप बताएं हम पीछे क्यों जा रहे हैं, इंडिया की 2 कंपनियों का रेवेन्यू पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा क्यों है और बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल रहा है। मैंने इनसे पूछा वे फॉरवर्ड क्या है, हम मुल्क को मसाइल से कैसे निकाल सकते हैं। इनका जवाब था इसका जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या यह बात दुरुस्त है जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री आपने करवाई थी। चौधरी निसार जनरल अशफाक नदीम को चीफ बनाना चाहते थे। डार साहब ने इस इतला की तायीद की। उनका कहना था मेरा बरी इमाम सरकार की निस्बत से जनरल बाजवा से राब्ता था। मियाँ साहब और मैं दोनों जनरल बाजवा के हक में थे। हमें जनरल साहब से कोई गिला भी नहीं, हमें उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दी। ये अच्छे इंसान हैं। इनके फादर इन लॉ जनरल एजाज अमजद मेरे पुराने जानने वाले थे, लेकिन इनके दाएं बाएं मौजूद लोग हमसे खुश नहीं थे। मैंने इन्हें टोक कर कहा जनरल बाजवा भी ये मानते हैं मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत दी। आर्मी की तरफ से जब नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट हुई थी तो इसके बाद भी मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा था जनरल साहब गुस्से में फैसले ना किया करें। डार साहब और हुसैन नवाज ने इनकी तायीद की। डार साहब का कहना था नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट के बाद जनरल बाजवा से मेरा राब्ता हुआ था और उनका कहना था हमारे साथ चीटिंग हुई है। मियाँ साहब का 3 दिन बाद चीन का दौरा था और वजीर आजम कमज़ोर वजीर आजम की हैसियत से ये दौरा नहीं करना चाहते थे। आर्मी चीफ को भी इसका एहसास था, लिहाजा उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मियाँ साहब जलसे से खिताब के लिए ननकाना साहिब जा रहे थे। इन्होंने जनरल साहब को बुला लिया और ये हेलीकॉप्टर के जरिए 15 मिनट में वजीर आजम हाउस पहुंच गए।
DG ISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملاقات ہوئی، وزیر اعظم ننکانہ صاحب چلے گئے، جبکہ میں وزیر اعظم آفس میں دونوں سے ملا اور ہم نے راستہ نکال لیا۔ فوج نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی اور یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن فوج کے مختلف رینکس نے اسے فوج کی شکست سمجھا اور یہ فیلنگ آگے چل کر ہماری حکومت کو کھا گئی۔ میں نے حسین نواز سے پوچھا، کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ٹھیک فیصلہ تھا؟ یہ بولے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اتحادی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکے تھے۔ چودھری صاحب اگر عین وقت پر اپنا راستہ نہ بدلتے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوتے۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کیا؟ وہ بولے، مجھے اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے چودھری مونس الہی کو عین وقت پر ایک فون آ گیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا؟ حسین نواز نے جواب دیا، میں نے یہ بات بھی سنی تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے۔ میں نے بتایا، مجھے اطلاع ملی مونس الہی نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق کو بتایا تھا۔ ہم مطمئن تھے، ہم نے مٹھائی بھی کھا اور بانٹ دی تھی، دعا بھی ہو گئی تھی اور ہم طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن پھر مجھے ایک کال آئی اور ہم اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مونس الہی نے خواجہ سعد رفیق کو فون کرنے والے کا نام بھی بتایا تھا۔ حسین نواز مسکرائے اور پھر کہا، آپ خواجہ سعد رفیق یا مونس الہی سے تصدیق کریں، میں سیاسی معاملات سے مکمل طور پر باہر ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور زیادہ وقت سعودی عرب رہتا ہوں۔